ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले 3 दिनों से सर्वे का काम चल रहा था। आज सर्वे का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में मौजूद कुएं में पानी निकालकर उसकी वीडियोग्राफी की गई है और जो हिंदू फरीक है उनका कहना है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उनके हक में। ख्याल है कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। वहीं मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत होगी। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहां पर, सब लोग संतुष्ट है कार्रवाई से। अब ये सब कमिश्नर महोदय रिपोर्ट में देंगे, अपने जो भी है रिपोर्ट में आएगा वो चीज। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। सभी लोग सहमति से कमीशन संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई दिल्ली में बुलडोजर पर सियासत लगातार जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बुलडोजर की सियासत से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुलडोजर सियासत पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इन्हदामी कार्रवाई के तहत लोगों के घरों और दुकानों को मिसमार किया जा रहा है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 80% तजावुजात हैं। केजरीवाल ने कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी जद्दोजहद करेगी और इसके अरकान असेंबली को जेल भी जाना पड़े तो वो भी करेंगे। कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जहाँ पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोज़र चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे
किसी को बाधा नहीं पहुंच रही। मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा है, उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है। किसी ने रास्ते पे कब्जा कर रखा है, उससे लोगों को बाधा पहुंचती है। आसाम में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कई अजला ऐसे हैं जहां सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल और बारिश की वजह से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि बारिश से जुड़े वाक़यात में कई अफराद बेघर हुए हैं। 56,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कछार, नौगांव और गोहपुर में SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। गोहपुर में एक उम्र रसीदा खातून पानी की तेज़ लहरों की जद में आकर बह गई, जिसे वहां मौजूद SDRF की टीम ने बचा लिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे आसाम का जहां से हमारे नुमाइंदे निलॉय इस वक्त जुड़े। निलॉय, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, बारिश ने काफ़ी वहां पर कहर बरपा किया। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल वहां पर आप देख पा रहे हैं? निलॉय, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही होगी तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आसाम में बारिश ने कहर बरपा किया है, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की सूरत हाल देख पा रहे हैं? जी आजम, लगातार बारिश के चलते असम के करीबन 16 जिलों में 16 जिला बाढ़ के चपेट में हैं। करीबन 222 गांव अब पानी में डूबा हुआ है और करीबन 60 से 70 हजार लोग प्रभावित है। सरकार की तरफ से अभी तक 20 राहत शिविर लगाया गया है और बताया जा रहा है कि अब तक 5 लोगों की जान गई है इसमें इस बार के बाढ़ में। और सबसे जो प्रभावित जिला है वो काछार और डिमा हसाव है। डिमा हसाव में नेशनल हाईवे और 5 स्टेट हाईवे बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। रेलवे ट्रैक्स के नीचे से जमीन खिसक गया है बाढ़ की वजह से। और वहाँ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन बिल्कुल है नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहाँ टेलीफोनिक या अगर मोबाइल से कोई अगर संपर्क करना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। आज डिजास्टर की जो मिनिस्टर है वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। कल इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स का मदद लिया गया था। वहाँ जो 2 ट्रेन फंसा हुआ था, ट्रेन के करीबन 1000 यात्री वहाँ फंसा हुआ था, उनको करीबन 200 से 300 यात्रियों को एयरलिफ्ट करवाया गया है। तो अभी भी वहाँ पे जमीन धंस रही है, वहाँ अभी भी सैलाब का स्थिति बिगड़ते ही जा रहा है। तो डिमा हसाव का हालत बहुत बुरा है और यहाँ दूसरी ओर नौगांव और गोहपुर में भी सैलाब का हालत बहुत गंभीर है। बिल्कुल निलॉय, जानना चाहेंगे क्या बारिश का सिलसिला अभी भी वहां पर जारी है या बारिश रुक गई है? महकमा मौसमियात है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक ये सिलसिला जारी रह सकता है? जी, मौसम विभाग से जो सूचना है वो बहुत ही उत्साहपूर्वक है नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 19 मई तक बारिश लगातार होती रहेगी। हालांकि गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में आज बारिश नहीं हो रही है सुबह से, लेकिन गुवाहाटी के आसपास या राज्य के अन्य जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बहुत जगहों में NDRF और SDRF को उतारा गया है लोगों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए। और केंद्र से भी राहत के 125 करोड़ रिलीज किया गया है राहत के लिए। और लगातार केंद्र से भी इस पूरे हालात पर नजर बनाया हुआ है केंद्र के मंत्रालय। और दूसरी ओर एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि न केवल असम में बल्कि निकटवर्ती अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बारिश हो रही है, जिसके चलते ब्रह्मपुत्र उफान पर है। और ब्रह्मपुत्र के पानी अब जब जो ऊपरी असम में सबसे पहले पानी भर जाता है और उसके बाद लगातार जब पानी नीचे उतरते जाता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग, ये सब जितने भी नेशनल पार्क है उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इसमें अभी काजीरंगा में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया और इस तरीके से अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो अगले 2-3 दिन में काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क भी बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 20 के आसपास रिलीफ कैंप बनाए गए, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए खाने पीने के लिए, या जिन लोगों को वहाँ एयरलिफ्ट करके या वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह के इंतजाम किए गए? जी, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पैरामेडिक्स पहुँचा हुआ है, क्योंकि इस वक्त पैरामेडिक्स का भी बहुत जरूरत होता है। तो पैरामेडिक्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे एक तो खान पान का सहूलियत किया जा रहा है, पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। दूसरी ओर वहाँ पे बना बनाए खाना भी, जैसे खिचड़ी हो या दलिया हो, वो भी बना
बनाया खाना गाड़ी से ले जाकर वहाँ पहुँचाया जा रहा है। मवेशियों के लिए चारा पहुँचाया जा रहा है। बहुत जगहों पर मवेशियों को भी SDRF और NDRF के जो दल वहाँ पे तैनात है वो वहाँ से निकाल कर सड़क पर रख रहे हैं, क्योंकि मवेशिया जो है या गौधन जो है ये गाँव वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बाढ़ के चपेट में यही सबसे पहले आ जाता है। तो अभी तक जो अभी बराज घाटी में या बोरखोला जो जगह है जहाँ पर कल 3 लोग बह गया था, जिसका एक बॉडी बच्चे का बॉडी आज सुबह बरामद किया गया है और 2 का खोज अभी भी जारी है। तो अगर इन दोनों का भी शव नहीं मिलता, बॉडी नहीं मिलता है, तो जो डेथ टोल है वो बढ़कर 6 हो जाने की उम्मीद बताया जा रहा है। बिल्कुल नीला, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का जिक्र किया, इससे पहले हमने देखा सैलाब जब वहाँ पर आया था तो काफ़ी जानवरों को नुकसान हुआ था, काफ़ी जानवर मारे गए थे, तो क्या इस बार भी स्थिति कुछ वैसी बनती नजर आ रही है? जी देखिए, अभी तक जो कैटल डेथ है उसका तो अभी तक लिस्ट अभी तक निकला नहीं है, लेकिन एक चीज है मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि अगर पानी इस तरीके से बढ़ता जाता है तो करीबन 2 दिन में काजीरंगा में पानी भरा जाएगा। तो काजीरंगा में जब पानी भर जाता है तो वहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध 1 सींग वाले गेंडा है या वहाँ के जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बहुत ही इफेक्टेड रहता है। सबसे ज्यादा तो राइनो पॉपुलेशन इफेक्टेड रहता है। हालांकि काजीरंगा के अंदर बहुत सारे हाईलैंड बनाया गया है और इस बार हाईलैंडों में और इजाफा किया गया है कि जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ की जो पशु जंतु राइनो टाइगर पॉपुलेशन है वो जाके वो हाईलैंड में चढ़ सकता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि राइनो जो गेंडा है वो गेंडा नेशनल हाईवे 37 के पास आ जाता है, उसके बाद नेशनल हाईवे क्रॉस करने की कोशिश करता है और जिसके चलते वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले बार करीबन 22 से 23 हिरन स्पीडिंग व्हीकल के नीचे आके मौत हो गया इनका। तो वो ये काजीरंगा की जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ का बात करें तो इसको संभालने के लिए और उसके बाद एक और चीज है कि जब पानी भर जाता है काजीरंगा में, जब वहाँ के पशु बाहर निकलना शुरू हो जाता है तब वो घात लगा के जो शिकार करते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका होता है। तो इनसे बचाने के लिए एक तो पानी होता है, दूसरा ये पोचर्स होते हैं, इनसे बचाने के लिए भी जो जी इनको बहुत मुश्किल होता है। तो रात 24 आवर्स पेट्रोलिंग करना पड़ता है वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलॉय इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का जो अमल है लगातार 3 दिनों से जारी था और आज वो अमल पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। वहाँ पर मौजूद कुएं में पानी जो था उसको निकाल कर उसकी वीडियोग्राफी की गई है और जो हिंदू फरीक है वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है जो भी उनको हाथ लगा है उससे। और वहीं मुस्लिम फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत होने वाली है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य सुशील इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था, आज आखिरी दिन था, सर्वे मुकम्मल हो गया, लेकिन जो मुस्लिम फरीक है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यानी कि मस्जिद कमेटी की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि जो निचली अदालत ने फिलहाल सर्वे करने का आदेश दिया है उस पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस जब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को कर रहे थे तो उन्होंने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे, उसके बाद मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच फिलहाल इस पूरे मामले की कल सुनवाई करेगी। कल ही फिलहाल निचली अदालत में भी सुनवाई है और कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान क्या कुछ आदेश जारी करता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो सर्वे का आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाई जाए और कोई भी आगे फर्दर कार्रवाई ना की जाए। अब कल सुनवाई जब होगी सुप्रीम कोर्ट में तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई अहम आदेश जारी करता है या नहीं। कल जब निचली अदालत बनारस में इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो उसमें यह बताया जाएगा कि सर्वे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब उस मामले में रिपोर्ट को क्या सार्वजनिक किया जाए
या ना किया जाए, इसके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट ही कल इस पूरे मामले के सुनवाई की भविष्य तय करेगा कि आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे चलाई जाए। बिल्कुल सुशील, एक चीज़ और देखी गई है कि अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, कल रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसके बाद निचली अदालत पर इस पर जो भी कार्रवाई वो होगी, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उनके पक्ष में है, तो क्या इस पर भी कुछ संज्ञान ले सकता है कोर्ट बात लीक करने के लिए? जी देखिए, फिलहाल जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उस मस्जिद में जो उजू सेंटर है वहां पर फिलहाल एक शिवलिंग देखने की दावा किया गया है कि वहां पर एक शिवलिंग था और उसको लेकर वो फिलहाल कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था कि इस पूरे एरिया को फिलहाल सील किया जाए। वाराणसी कोर्ट का ये आदेश आया है कि जो रुजू सेंटर है जहां पर पानी निकालकर वहां पर पूरी वीडियोग्राफी की गई है और जहां पर यह दावा किया गया है कि वहां पर शिवलिंग देखा गया है, उस एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है, सीआरपीएफ के अंडर में उस एरिया को दे दिया गया है। तो ये भी फिलहाल चीजें जो है वो कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बाबत जानकारी दी जाए कि वहां पर फिलहाल एक शिवलिंग पाया गया, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगा या नहीं करेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना शहीद कांस्टेबल रियाज अहमद की रहायशगाह पर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की और मुतासरीन से ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों मिलिटेंटों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जो लोगों के दुश्मन है वो नहीं चाहते कि यहां कश्मीर में अमन हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहां के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। लोग गर्मी से परेशान हैं, बेहाल हैं। कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में दर्जा हरारत 48 डिग्री से ज़्यादा पहुंच गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी 48 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई रियासतों में तेज़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी कहर बरपा कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में शिकारियों की तरफ से किए गए हमले में 3 पुलिस वाले या 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। तो उसके बाद सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के तीसरे दिन भी शिकारियों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 शिकारियों को मारा जा चुका है, जबकि 2 शिकारियों के पैर में गोली मारकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला शिवराज सिंह सूबे में अमन कानून को लेकर महकमे पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हिदायत दी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ कुछ इस अंदाज में कार्रवाई करने की हिदायत दी। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायतकार को एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें।
फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए उनको। गर्मी की शिद्दत मुल्क भर में जारी है। कई रियासतों में पारा 48 डिग्री से ज़्यादा पहुंच चुका है, लेकिन राहगीर जो है कहीं ना कहीं साए की तलाश में रहते हैं। लखनऊ में कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला, जहां एक अम्बेडकर चौक से लेकर गोमती नगर के CM चौराहे तक हरे भरे पेड़ पौधे राहगीरों के लिए गर्मी की लिए बड़ी राहत की बात है। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार नाम के शख्स की मेहनत, लगन और जज्बे की वजह से इस सड़क पर हरियाली देखने को मिली है। वो न सिर्फ सड़क के किनारे पौधे लगाते हैं, बल्कि उनकी रखवाली और उनकी देखभाल भी करते हैं। जो उम्र रसीदा कई लोग हैं वो मिलकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये हमारा पर्यावरणिक विभाग है, ये फिलॉसफी है हमारी अगेंस्ट पॉलिथीन, नो पॉलिथीन कैंपेन। मित्रों, हम पिपुलखंड कल्याण समिति के लोग हैं और हम लोग करीब 1 वर्ष से CMS के चौराहे से अम्बेडकर के डिवाइडर के बीच में जो खाली जगह पड़ी है उसमें फूल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनमें हर संडे पानी देते हैं और हमको बाल्टी लेके जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट हमको 1 पॉइंट दे दे तो हम आपसे वादा करते 6 महीने के अंदर CMS चौराहे से अम्बेडकर तक हम गुलदस्ता बना देंगे फूलों का, साइकिल पास उसके दोनों 2 फुट जगह छुट्टी है उस सब में फूल लगा देंगे। और ये सब हम काम बिना पैसे के अपने सहयोग से करेंगे, सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जो आर्टिकल 51 में सिटीजन्स की जो ड्यूटी है उसके तहत हम ये काम करते हैं और हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि हमको सिर्फ एक पानी का पॉइंट दे दीजिए। इसलिए हम तमाम लोगों से भी कह चुके हैं, किसी ने हमारी ये बात नहीं सुनी है, तो हम लोग खुद बुजुर्ग लोग अपने हाथों में बाल्टियां लेके यहाँ पानी डाल रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। आइए हम सब लोग भी जितना बने अपने शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए केसेस जो है वो 2200 रिकॉर्ड किए गए, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 2550 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में अब तक 191 करोड़ 37,34,314 टीके लगाए जा चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।